बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। CS 502 फंडामेंटल्स ऑफ एल्गोरिथम के चैप्टर नंबर 7 में वेलकम। और चैप्टर नंबर 7 में हम 5 लेक्चर्स कवर करेंगे 29 to 33। अच्छा, लेक्चर की सीक्वेंस मैंने खुद से रखी है, आपको मेरे जस्ट 45 लेक्चर्स करने होंगे। चैप्टर नंबर 7 को आज हम 5 लेक्चर्स में कवर कर लेंगे और उसके बाद आपके रिमेनिंग दो लेक्चर रह जाएंगे आपके, ठीक है। उसको हम बाद में इंशाल्लाह फाइनल से पहले पहले उन दोनों को भी कवर कर लेंगे। यानी आपको ओनली 2 वीडियोस और देखनी है जिसमें आप इसको कंप्लीट कोर्स को कर लेंगे। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है ग्रेडी एल्गोरिथम्स। ग्रेडी एल्गोरिथम पे बात करने से पहले हम जस्ट ग्रेडी पे अगर बात करें कि ग्रेडी क्या है, तो देखिए ग्रेडी का मतलब होता है लालची। लालची एल्गोरिथम है ये। लालची का मतलब है कि आपको थोड़ा लालची होना है, एल्गोरिथम पे काम करते हुए थोड़ा लालच करनी है। अब लालच कैसे करनी है आपने, वो हम देखेंगे कि लालच हम कैसे करते हैं। देखें, ग्रेडी एल्गोरिथम में आपने एक ऑप्टिमल पाथ सेलेक्ट करना होता है सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, ठीक है, जहाँ पर आपकी जो मिनिमम कम से कम कॉस्ट लगे, ठीक है। कम से कम कॉस्ट लगने का मतलब क्या है, मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल इसकी दूंगी जिससे आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप यहाँ पर आपका ये जो नोड है ये सोर्स है और इससे 1 वे, फिर सेकंड वे और फिर थर्ड वे, 3 वे हैं। और यहाँ पर आप एक और नोड छोटे छोटे बना लें। ये मैं जस्ट एग्जांपल के लिए आपको दिखा रही हूँ ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहाँ देखें, इससे यहाँ पर ये इसका फाइनल सोर्स है, ठीक है। फाइनल ये सोर्स है और ये फाइनल पोजीशन है आपकी। इसकी इस जो ये वे है, इस नोड से इस नोड तक, इसकी कॉस्ट 10 है। इसकी कॉस्ट आप 15 कर लें और इसकी कॉस्ट आप कर लें थर्ड वाली की 20, ठीक है। अब क्या है कि आप जब ग्रेडी एल्गोरिथम को अप्लाई करेंगे तो आप सोर्स से अपने पॉइंट तक पहुंचने के लिए सबसे मिनिमम कॉस्ट वाले को पिक करेंगे। अब मिनिमम कौन सी है, यहाँ पर 10 मिनिमम है, तो आपने इस चीज़ को, इस लाइन को लेकर आप अपने सोल्यूशन तक पहुँचे। यानी आपने एक ऑप्टिमल पाथ लिया और उस पर आपने अपना सफ़र स्टार्ट किया या अपने एल्गोरिथम को स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया कि आपने देखा कि कॉस्ट 20 भी ज़्यादा थी उसमें। अगर आप ज़्यादा को लेकर चलते तो आप सोल्यूशन तक पहुंच जाते, लेकिन आपने थोड़ा लालची होकर काम करना है। तो आपने कम से कम जो है वो अपना क्या किया, आपने रास्ता जो है आपने कम से कम देखा, प्रॉफिट अपना देखा कि आपको ज़्यादा हो रहा है, कि भाई आपके पैसे भी कम लग रहे हैं, आपको प्रॉफिट भी ज़्यादा हो रहा है। इसकी हम डेली लाइफ से एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, कॉलेज की। तो देखिए, जब आप कॉलेज में एडमिशन लेते हो किसी भी कॉलेज में, तो आपकी कोशिश होती है कि आप उस कॉलेज को सिलेक्ट करो या फिर किसी यूनिवर्सिटी उसको सिलेक्ट करो जहाँ पर फीस कम से कम हो और आपको प्रॉफिट भी हो जाए, डिग्री भी यानी मिल जाए। तो इसमें आप ग्रेडी होके काम करते हो। तो सेम इस एल्गोरिथम में आपने मिनिमम नंबर को सिलेक्ट करना होता है, कम से कम चीज़ को, लेकिन प्रॉफिट आपने अपना पूरा पूरा देखना होता है। यानी एक साइड पे प्रॉफिट को भी आप देखेंगे और दूसरी साइड पे आप देखेंगे कि आपके पैसे भी कम लगे और आपको प्रॉफिट भी हो। तो इसी तरह सेम ग्रेडी एल्गोरिथम में होता है। होप सो कि आपको कंसेप्ट इसका समझ आ गया होगा। अब हम इसका जो है एग्जैक्ट इस पे बात करते हैं कि ग्रेडी एल्गोरिथम क्या होता है। तो देखिए, उसमें ऑप्टिमाइजेशन होती है। ऑप्टिमाइजेशन में आप क्या करते हो, आप बेहतर से भी बेहतरीन सोल्यूशन ढूंढते हो, ठीक है। ऑप्टिमाइजेशन ऐसा एक सोल्यूशन है, ऐसा एक प्रॉब्लम है जिसमें आप क्या करते हो, एक बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन, बहुत अच्छा एक सोल्यूशन फाइंड करते हो। और ग्रेडी एल्गोरिथम में ये होता है कि आप सोल्यूशन तो अच्छा फाइंड करते हो, लेकिन सम टाइम ये आपके लिए बेटर होता भी नहीं है। इसलिए हम इसको ह्यूरिस्टिक अप्रोच भी बोलेंगे, क्योंकि ये इसका थोड़ा सा लिंक ह्यूरिस्टिक से भी है। क्योंकि आप यहाँ पर देख रहे हो कि आपके लिए ये रास्ता जो है ये कम कीमत वाला है, आप इसको सिलेक्ट कर रहे हो 10 वाले को, लेकिन हो सकता है इसके फाइनल में आपके लिए नताइज अच्छे ना हो। यानी आपको फ्यूचर की टेंशन नहीं होनी चाहिए, आप स्टार्ट इसलिए इसको ग्रेडी को जो है, ग्रेडी एल्गोरिथम को ह्यूरिस्टिक भी कॉल किया जाता है। सो ये चीज़ था ग्रेडी एल्गोरिथम। आपको समझ तो आ गई होगी कि जिसमें आपने लोकल ऑप्टिमल चॉइस होती है। आपके हर स्टेज पर आपको अपने ग्लोबल तक पहुंचने के लिए, अपने लास्ट पोजीशन तक पहुंचने के लिए आपने ऑप्टिमल चॉइस लेनी है, ठीक है। हर स्टेज पे आपने ऐसा ही करना है। अब देखिए, यहाँ पर इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया वो सारा यहाँ पर मेंशन होता है, इसको देख लिया करें ताकि आपका कंसेप्ट मजीद जो है वो आप लिख सकें एटलीस्ट इसको। फिर देखिए, इसमें बताया हुआ कि ग्रेडी एल्गोरिथम वर्क जो करता है उसके लिए 2 फेजेस हैं। कौन से फेजेस हैं? पहला फेज है कि यू टेक द बेस्ट यू कैन गेट राइट नाउ विदाउट रिगार्ड द फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस। इसका क्या मतलब है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट वे उठाएं, राइट वे उठाएं। क्या आपको पता है कि ये 10, जैसे मैंने इसमें बताया कि यहाँ से मैंने 10 उठाया, बाकी आप फ्यूचर की टेंशन ना लें कि फ्यूचर में क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन आप स्टार्ट क्या करें, अपनी तरफ से बेस्ट वे लें। फिर यू होप दैट बाई चूजिंग अ लोकल ऑप्टिमम एट ईच स्टेप यू विल एट इन द ग्लोबल ऑप्टिमम, कि आपने जो सिलेक्ट किया, ठीक है,
आपने जो सिलेक्ट किया, तो अब क्या होगा, आप उसके बारे में सोचें कि इसका सोल्यूशन भी अच्छा होगा, एंड पे आपको ग्लोबल सोल्यूशन जो है वो ठीक मिलेगा। यानी आप इस चीज़ की टेंशन को ना देखें, अब बल्कि आप स्टार्ट से ही ग्रेडी रहें कि आपने ये काम इस तरह से करना है। तो ये 2 स्टेप हैं, ये एग्ज़ाम के जो आपके एग्जाम में 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये मैंने करवा दिए, यानी इसको मैंने रीड करके दिखा दिया। वैसे मैं थ्योरी रीड नहीं करती, जस्ट कंसेप्ट ही देती हूँ। अब देखें यहाँ पर इन्होंने एग्जाम्पल के अलावा यहाँ देखें ग्रेडी की भी ग्रेडी एल्गोरिथम की पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है कि ग्रेडी फाइंड्स गुड बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सोल्यूशन नहीं देती, इसलिए इसको हम ग्रेडी ह्यूरिस्टिक भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पर इन्होंने काउंटिंग मनी की एग्जांपल दी है। काउंटिंग मनी की एग्जांपल करने से अच्छा है जो एग्जांपल मैंने आपको दी, क्योंकि एग्जांपल तो इसीलिए दी जाती है ना कोर्स के अंदर कि आप चीज़ों को समझें, ना कि एग्जांपल इसलिए दी जाती है कि आपको पूरा उठा के पेपर में दे दें, क्योंकि एग्जांपल सिर्फ समझने के लिए थी, आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो एग्जांपल मैंने आपको दे दी, आपको समझ आ गई है कि ग्रेडी एल्गोरिथम क्या होता है। आपने कम से कम अपना जो है वो खर्चा कम करना है, प्रॉफिट ज़्यादा लेना है, ठीक है। 2 बस माइंड में आप बातें रख लें कि आपका खर्चा कम हो और प्रॉफिट आपको ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो आपकी यानी कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो, 2 चीज़ें आपने देखनी है, कॉस्ट मिनिमम और प्रॉफिट मैक्सिमम होना चाहिए आपको। अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी है, एग्जांपल में उन्होंने बताया कि कंसीडर द करेंसी इज़ यूएसए। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन में याद रख लें, ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बताया कि कंसीडर द करेंसी इन यूएसए, देयर आर पेपर नोट्स $1, $5, $10, $20, $50, $100। दीज नोट्स आर आल्सो कार्ड बिल्स, और ये डॉलर बिल्स और फिर जो है वो ये सारे दिए हुए, इसको आप रीड करें। वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने दिखाने का मकसद क्या बताया कि आपने बताना, वो सारे डॉलर्स आपको बता दी ये कॉइन्स रुपीज़ में, और यहाँ पर इन्होंने बताया कि सपोज यू आर आस्क्ड टू गिव चेंज करें आप इस पूरी मनी को $6.39 के अंदर। तो इसको आप कैसे डॉलर में चेंज करेंगे, तो आप पहले 5 का नोट उठाएं, फिर आप उसके साथ एक और ऐड करें, तो वो आपके पास 6 हो जाएगा, ठीक है। वो ऊपर मेंशन है कि कितने में कितना डॉलर है, यानी यहाँ पर देखें तो यहाँ देखें $5 भी हैं, $10 भी हैं और $20 भी हैं, ठीक है। तो आपने पहला स्टेप क्या किया, आपने $6.39 बनाने हैं, तो पहला डॉलर आपने 5 पिक किया, सेकंड डॉलर आपने 1 पिक किया, तो आपके 6 हो गए। फिर 25 सेंट आपने यानी कॉइन्स लिए, और फिर आपके 6.25 हो गए। इस तरह आपने 10 सेंट यानी कॉइन लिए, 10 कॉइन लिए, तो आपके पास 6.35 हो गए। और फिर 4 सेंट कॉइन यानी आपने 4 सिक्के लिए, तो आपके 6.39 जो है वो कंप्लीट हो गए। तो यहाँ बताने का मकसद क्या है कि आपने सबसे पहले जो है वो हाईएस्ट वैल्यू को पिक किया चीज़ों को बराबर रखने के लिए, ठीक है। अगर तो आप लोएस्ट से स्टार्ट करते तो क्या होता कि कॉइन्स रखते 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 आपके स्टेप बहुत ज़्यादा हो जाते, ठीक है। तो आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए काफ़ी ज़्यादा स्टेप को फॉलो करना होता है। खैर, इस एग्जांपल को आप स्किप कर दें, आप नेक्स्ट टॉपिक पे आएँ ताकि चीज़ें आपकी क्लियर हों। यहाँ देखें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके फाइनल टर्म के लिए है ग्रेडी एल्गोरिथम है। ये सारा चैप्टर ग्रेडी एल्गोरिथम पे ही है, ठीक है। और हुफमैन एन्कोडिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे पहले एक लाइन ये है, ग्रेडी एल्गोरिथम नॉन ऑप्टिमल टेक 0 बिग ओ, इसको बोलते हैं बिग ओ के टाइम, एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग टेक्स बिग ओ के एन टाइम्स, ठीक है। ये MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है ये लाइन, इसको देख लें कि कितना कितना वो टाइम लेते हैं एल्गोरिथम। अच्छा, आज जो मेन टॉपिक है हम इस पर बात करते हैं, ग्रेडी एल्गोरिथम हुफमैन एन्कोडिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कोई भी पेपर ऐसा नहीं है फाइनल टर्म का जिसमें हुफमैन एन्कोडिंग से रिलेटेड आपका क्वेश्चन ना हो। सो इस कंसेप्ट को अगर आप समझ लें तो आप समझ लें कि आपने इस पूरे चैप्टर को सीख लिया है, ठीक है। ग्रेडी एल्गोरिथम पे हमने बात कर ली, अब हम हुफमैन एन्कोडिंग ग्रेडी एल्गोरिथम का ही ब्रांच कह लें या उससे रिलेटेड ही है, ये सारा है तो ग्रेडी एल्गोरिथम, लेकिन हुफमैन एन्कोडिंग आगे आपने करनी है। तो अब इसमें देखें क्या है, हुफमैन एन्कोडिंग बेसिकली क्या होता है, इसमें आपने डाटा को इनकोड करना होता है, ठीक है। इनकोडिंग आप यहीं से नाम याद रख लें कि हुफमैन इनकोडिंग है, तो आपने डाटा को इनकोड करना होता है। इनकोड का क्या मतलब होता है, डाटा को आपने कंप्रेस करना होता है। अब इस कंप्रेस का क्या मतलब है, आप जब डाटा एक जगह से दूसरी जगह सेंड करेंगे तो आप उसको कोड कर देंगे। कोड का मतलब ये है कि लाइक आप किसी को मैसेज सेंड करें, आपका मैसेज बहुत बड़ा है, आप चाहते हैं कि इस मैसेज को मैं बहुत सिंपल सा कर दूं या शॉर्ट सा कर दूं, छोटा सा करके मैं इसको सेंड करूं, तो आपने हुफमैन इनकोडिंग में उस मैसेज को बहुत शॉर्ट करके सेंड कर देंगे। और फिर आप ये भी चाहते हैं कि मैंने सेंड तो शॉर्ट वे से कर दिया लेकिन उधर जाके वो पूरा फुल भी शो हो जाए, तो हुफमैन इनकोडिंग में सेम इसी तरह होता है कि आपकी चीज़ें इनकोड हो जाती हैं और अगला बंदा उसको दोबारा से चेक भी कर सकता है, देख भी सकता है कि किस तरह ये जो सेंड की गई चीज़ें उसको पुरानी कंडीशन में देख सकता है। यानी आपने तो चीज़ें इनकोड करके भेज दी ना,
ठीक है, मौसर तरीके से आराम से प्यारे से तरीके से उसको सजा के कोड करके आपने अगले बंदे को सेंड कर दिया। वो अब नेक्स्ट क्या करता है रिसीवर, उसको दोबारा देख भी सकता है कि वो किस तरह से। यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है आस्की जो है, उसमें हर कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है, उसकी फिक्स लेंथ होती है, कोड वर्ड उसके होते हैं बिट 8 होते हैं। ठीक है, हर कैरेक्टर आपका बिट 8 का होता है। लाइक आप यहाँ पर एक कंसीडर ने एग्जांपल दी है, इस एग्जांपल को हम आगे तक लेकर चलेंगे। यहाँ से आपने चीज़ों को समझना स्टार्ट करना है। यहाँ देखिए आपके पास ABACDAACAC लिखा हुआ है। इसमें ये जो ए कैरेक्टर है इसके अंदर 10 बिट्स हैं, फिर आपके पास 8 बिट हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बताया हुआ है कि आस्की में 8 बिट हैं, यानी हर एक कैरेक्टर के अंदर या हर एक वर्ड के अंदर 8 बिट स्टोर हैं। तो टोटल तो 10 है, तो 10 को जब आप 8 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर जो है वो 80 आएगा। अब आप देखें, आप चाहते हैं कि ये तो 80 है, लेकिन आप हुफमैन इनकोडिंग पे काम करें, आप इसको कंप्रेस करना चाह रहे हैं, आप इसको इनकोड करना चाह रहे हैं। आप कहते हैं कि हम इसको सेंड करें तो ये 80 से कम होना चाहिए, यानी 80 तो इसकी रियल सिचुएशन है ना, ये 80 तो आपके पास रियल डाटा है पूरा। तो आप इनकोडिंग कर रहे हैं इसकी, तो आपने इसको क्लोज करना है, चीज़ों को कंप्रेस करना है। तो अब आप कैसे करेंगे, देखें नेक्स्ट स्टेप इसका। नेक्स्ट स्टेप में आपके पास है हुफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम, कि एल्गोरिथम इस पे कैसे काम करेगा, कैसे चीज़ों को वो क्लोज करके लेकर चलेगा। तो बहुत सिंपल है। यहाँ देखें आपके पास स्ट्रिंग की लेंथ दे दी है कि ABACAC आपके पास स्ट्रिंग है सारे आपके। ठीक है, या आपके कैरेक्टर हैं, या आपके नंबर्स हैं, या आपके वर्ड्स हैं, कुछ भी आप कह लें इसको। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर मैं साथ साथ ड्रा कर देती हूँ। ये जो A है, यहाँ से आप काउंट करना स्टार्ट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी टोटल इक्वल है आपके पास 10। ठीक है, आपके पास टोटल 10 है। अब आप क्या क्या देख रहे हैं कि आपके पास है क्या, ABC और D के बाद E नहीं है कहीं पे। ठीक है, F भी नहीं है, यानी D तक स्टॉप है, बाकी यही ABCD रिपीट हो रहे, तो ये 10 बने हैं। तो आपने कैरेक्टर कहाँ तक पिक करने हैं, कैरेक्टर में आपने A को पिक करना है, B को पिक करना है और C को पिक करना है एंड D को पिक करना है। इसलिए इनको पिक कर रहे हैं क्योंकि आपके पास D के बाद कोई कैरेक्टर नहीं है। तो आपने पहले बॉक्स में लिखा कैरेक्टर कि आपके पास A कैरेक्टर है, B कैरेक्टर है, C कैरेक्टर है और D। अब आपने इनकी फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करते हैं, देखें A कितनी दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 दफ़ा हो रहा है, तो A की फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। B की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, B एक ही दफ़ा यूज़ हो रहा है इसमें, तो आप B की फ्रीक्वेंसी 1 रख दें। C की फ्रीक्वेंसी जो है वो 3 है, क्योंकि 3 दफ़ा यहाँ पर 3 टाइम यहाँ पे यूज़ हो रहा है C, तो आप C की फ्रीक्वेंसी 3 रख दें। और D की फ्रीक्वेंसी 1 है, क्योंकि D एक ही दफ़ा इधर इस्तेमाल हो रहा है, तो आपने इसकी फ्रीक्वेंसी रख दी। अब आपने क्या करना है, प्रोबेबिलिटी जो है फाइंड करनी है। उसको कैसे फाइंड करेंगे, ये 10 है ना आपके पास, तो A की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के लिए उसकी फ्रीक्वेंसी 10 थी, तो 10 5 डिवाइडेड बाई 10 कर दें, तो आपके पास इक्वल किसके आ जाएगा, 0.5 के। तो ये आपके पास फ्रीक्वेंसी फाइंड हुई किसकी, ए की। इसी तरह आप 1 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, यानी B में 1 है ना, तो 1 की फ्रीक्वेंसी फाइंड करें, 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 0.1 आ जाएगा। 3 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो 0.3 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। फिर इसी तरह 1 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे तो आपके पास 0.1 फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो आपने अपने प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, मैंने फ्रीक्वेंसी बोल दिया लेकिन प्रोबेबिलिटी आपने फाइंड कर दी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी के साथ आपने डिवाइड करना है, टोटल जितने भी हैं ना आपके 10 उसके साथ आप डिवाइड कर दें। तो आपके पास टोटल क्या आया, आपके पास जो है वो प्रोबेबिलिटी फाइंड होगी। पहले आपने कैरेक्टर मेंशन किए, फिर आपने फ्रीक्वेंसी, फिर आपने प्रोबेबिलिटी। ये आप हुफमैन इनकोडिंग एल्गोरिथम पे पूरा एल्गोरिथम अब बनाने जा रहे हैं, इसलिए चीज़ों को गौर से समझें। पहला स्टेप आपने ये फॉलो किया। पहला स्टेप करने के बाद आप सेकंड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो अब देखें सेकंड स्टेप में आपने क्या किया, यहाँ आए, यहाँ आपके पास है पूरा एक ग्राफ है। अब आपने उस पूरे टेबल को क्या करना है, एक ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो टेबल को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे, हम इसको यहाँ देख लेते हैं टेबल को। तो ये देखिए आपके पास एक टेबल है। टेबल कैसे, आपके पास कैरेक्टर A है, B है, C और D है, फ्रीक्वेंसी भी उसकी दी हुई है, प्रोबेबिलिटी भी दी हुई है। इसको आपने हुफमैन इनकोडिंग की जो है वो बाइनरी ट्री में कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए आपने इसको देखना है। इसके लिए हम थोड़ा सा इसको क्लोज कर देती हूँ ताकि मुझे नज़र आए टेबल भी और ट्री भी नज़र आए। ठीक है, तो ये यहाँ देखिए, यहाँ पे हमें दोनों चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये टेबल भी नज़र आ रहे हैं और मुझे साथ ग्राफ भी नज़र आ रहा है, ताकि आप चीज़ को अच्छी तरह समझ सकें। अब देखें, इसको आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने हमने क्या पढ़ा था ग्रेडी एल्गोरिथम में कि मिनिमम नंबर आपने उठाना है। ठीक है, सबसे कम से कम आपने देखना है कि कौन सा कम नंबर है। तो बेसिकली जो ये हमारे पास हुफमैन इनकोडिंग है, इसमें भी आपने सेम। अब आपने यहाँ से देखनी है फ्रीक्वेंसी देखनी है कि किसकी सबसे कम है, कौन से कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। तो इस कैरेक्टर में देखिए फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, यहाँ पर
बी की भी फ्रीक्वेंसी कम है और साथ डी की भी फ्रीक्वेंसी कम है। तो आप यहाँ पर सबसे पहला काम करिए, बी को आपने लिख लिया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 थी तो आप यहाँ पर 1 मेंशन कर दें, और डी की फ्रीक्वेंसी 1 थी तो आपने इसको डी लिखा और इसकी फ्रीक्वेंसी 1 लिख दी। अभी इस कोड बिट पे आप गौर ना करें, बिल्कुल आप जो मैं बता रही हूँ उसको करें, क्योंकि ये तो सॉल्व है ना और आपने तो करना है, इसको सॉल्व खुद होता है, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ जैसे आप उसको वैसे करें। अब आपने देखा कि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आपने दोनों साइड पे बॉक्स रखें, ठीक है, एक बी और दूसरा डी, दोनों की फ्रीक्वेंसी कम थी, इनको आपने यहाँ से इधर ले गए और इसको यहाँ से इधर ले गए और यहाँ पर एक नोड बना दिया, और यहाँ पर इन दोनों को 1 1 को प्लस किया तो आपके पास आंसर क्या आया, 2 आया, तो आपने यहाँ पे 2 मेंशन कर दिया। अब आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, 2 आपके पास आ गया, अब थर्ड नंबर देखना, फर्स्ट 2 आपको स्मॉलेस्ट नंबर मिल गया, अब अगला कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, वो 3 है, तो आपने 3 को यहाँ से पिक किया और यहाँ पर सी में जो है वो 3 को रख दिया, तो इस सी में आपने किसको रख दिया, यहाँ पर 3 को रख दिया, यहाँ पर 3 है और ये आपके पास 2 है। अब यहाँ से एक नोड यहाँ जाएगा, ठीक है, एक रो एक यहाँ से यहाँ जाएगी और यहाँ पर एक नोड 5 की बन जाएगी, कि ये आपके पास दोनों का सम 5 आ गया। अब 5 करने के बाद थर्ड कौन सा नंबर लास्ट रह गया, 5, एक 5 हम लिख चुके हैं, एक आपके पास फ्रीक्वेंसी में ये 5 रह गया, ठीक है, इसको आपने उठाया और आपने बताया कि ए की फ्रीक्वेंसी 5 थी, इसको मैं सर्कल कर देती हूँ और यहाँ पर मैं 5 लिख देती हूँ, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 5 करने के बाद फ्रीक्वेंसी 5 इसकी भी फाइंड होगी। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, यहाँ देखें, यहाँ से आपने एक नोड लिया, यहाँ पर इसको रो लिया और यहाँ से भी रो लिया और यहाँ पर एक नोड बना दिया 10, तो ये आपके पास 10 आ गया। तो 10 का क्या मतलब है कि यहाँ पर आपके पास 10 है। अब आप अगर 10 को हर कैरेक्टर की क्या थी, हर कैरेक्टर में जो है वो हर एक ए में, बी में, सी में 8 बिट स्टोर थी। अब 10 को मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपके पास आंसर सेम वही फिर से 8 ही आएगा, यानी आपने अभी तक डाटा को इनक्लोज नहीं किया, इनकोड नहीं हुआ, ठीक है, आपका अभी कंप्रेस नहीं हुई चीज़ें, क्योंकि वही 8 ही आ रहा है, वही टाइम ले रहा है आपसे। तो आपने क्या करना है, अब देखिए इसकी इस जो ग्राफ है इसकी पूरी की पूरी जो राइट साइड होती है उसको आप 1 1 मेंशन कर दें, ठीक है, ये काम आपने करना होता है, और पूरी की पूरी लेफ्ट साइड को आप 0 मेंशन कर दें। तो आप देखें यहाँ पर पूरी जो लेफ्ट साइड थी उसको 0 0 0 मेंशन कर दिया, पूरी की पूरी राइट साइड 1 1 1 मेंशन हो गई। अब आपने क्या करना है कि डी की जो है कोड वर्ड फाइंड करने हैं, ठीक है, इसकी वैल्यूज़ अब ये 1 2 जो है ये मैंने आपको समझाने के लिए बताए थे, इसको आप बेशक ख़त्म कर दें अब, और अब आप इनको कोड वर्ड दें। तो डी का कोड वर्ड क्या बनेगा, यहाँ रूट नोट से स्टार्ट करें 1 1 1, यानी 3 टाइम 1, तो 3 टाइम 1 जो है आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह बी का कोड वर्ड देखें तो यहाँ से नोट से स्टार्ट करें 1 1 और साथ 0, तो 1 1 0 इसका कोड वर्ड है। इसी तरह सी का देखें कोड वर्ड 1 एंड 0, ये इसका सी का कोड वर्ड है, और इसी तरह ए का देखेंगे तो सिर्फ 0 उसका कोड वर्ड है, ठीक है। अब 0 1 पुट करना आपको आ गए, आपको अब इनकी कोड वर्ड भी मिल गए। अब देखें नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब आपने कोड वर्ड फाइंड कर लिए, तो ये आपने लिख दिया कि आपके कोड वर्ड जो हैं वो सारे के सारे आपके आ गए, ठीक है। आपने कोड वर्ड वहाँ से पिक करने हैं सारे और यहाँ पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप जो आपका होगा वो कोड वर्ड का होगा, तो कोड वर्ड एक का 0 है, दूसरे का 1 1 0 है, तीसरे का 1 0 था, और फोर्थ वन का क्या था 1 1 1 था। ये डी से आपने देखा, सी में आपने देखा, बी, अभी जो ग्राफ आपने बनाया उसमें से आपने कोड वर्ड यहाँ लिख दिए। अब एक सिंपल सा काम है यहाँ पर आपने करना है, कोड वर्ड को हमेशा काउंट कैसे करते हैं, इस तरह से, ये 0 है ना तो इसकी वैल्यू 1 है, ठीक है, ये 1 ही, एक ही कोड वर्ड, यानी ए के लिए एक कोड वर्ड यूज़ हुआ है, बी के लिए 3 कोड वर्ड यूज़ हुए, 3, ठीक है, सी के लिए 2 कोड वर्ड यूज़ हुए और डी के लिए 3 कोड वर्ड यूज़ हुए हैं। इस तरह आपने लिखना होता है इसको कभी 1 1 1 नहीं पढ़ना, 1 0 1 नहीं पढ़ना 1, इसको हमने कैसे पढ़ना होता है कि इसके लिए 3 जितने डिजिट यूज़ होते हैं ना डिजिट, उतने ही कोड वर्ड उसको बोला जाता है। तो डी के लिए आपने 3 कोड वर्ड यूज़ किए, सी के लिए 2, बी के लिए 3 और ए के लिए 1 यूज़ हुआ। अब आपने क्या लिखना है, अब आपने ए बी सी डी, तो आप लिखें ए बी सी और डी, क्योंकि आपने फाइनल सोल्यूशन तक जाना है ना, ये सेकंड स्टेप है इसका, आपने क्या कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड भी नहीं बल्कि थर्ड स्टेप है। ये आपने इक्वल लिखा इसके साथ। अब आप क्या कर रहे हैं, आपके पास इसकी वैल्यू क्या थी, फ्रीक्वेंसी 5 थी, 5 आपने लिखा और उसको मल्टीप्लाई किस पे करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, कोड वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है हर नंबर को। 5 को मल्टीप्लाई 1 से करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, 3 लिखा हमने, मल्टीप्लाई उसको किया 1 के साथ, कोड वर्ड को फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है 3 के साथ, तो सी की जो फ्रीक्वेंसी थी वो 2 थी और मल्टीप्लाई हम कोड वर्ड के साथ करेंगे तो वो 3 हो जाएगा। इसी तरह आपके पास डी की जो है फ्रीक्वेंसी 1 है, तो और साथ उसके जो कोड वर्ड है वो 3 है, तो फिर यहाँ पर अगेन 3 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 1 के साथ। ये आपने सारा किया मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आंसर आता है, देखिए 5 1s are 5 और 3 1s are 3 और 2 3s are 6 और 3 1s are 3, ठीक है, ये आपके पास आया। अब आंसर देखें,
5 और 5 10 और 11 12 13 14 15 16 17 आपके पास इनका सम आ गया। तो अब आप देखें कि आपका पहले टाइम कितना ले रहा था, पहले 80 बिट वो ले रहा था, अब वो किस पर पहुंचा है, 17 बिट पर पहुंचा है। ठीक है, हुफमैन इनकोडिंग आपको कहाँ तक ले आया, 17 बिट्स तक ले आए। तो ये आपका सोल्यूशन फाइनल जो था वो 17 बिट आ गया। अब इसको सॉल्व करने का एक और मेथड भी है, ये मेथड मैंने आपको बताया, आप इजीली इसको कर सकते हैं। लेकिन सेकंड मेथड क्या था कि हम तो ये भी चाहते थे ना कि हमारा मैसेज आगे जिस बंदे के पास रिसीव होता है वो उसको ओपन करके देख ले सारा। यानी हमने देखे हमारे पास कैरेक्टर 10 थे, लेकिन हमने 1 2 3 4 कैरेक्टर बना लिए थे उससे। तो अब हम चाहते हैं कि अगले बंदे जिसके पास मैसेज पहुंचेगा उसके पास 10 के 10 कैरेक्टर पहुंचे और सब के सब कोड वर्ड उसको नजर आए। तो उसके लिए बहुत आसान है कि आप अपने कैरेक्टर सारे उठाएं, सारे यहाँ पे लिखें। ठीक है, ये लाइन आपने लगा दी और इसके ऊपर सारे कैरेक्टर लिख दिए। आपके कैरेक्टर कौन से थे, ए था, बी था, ए सी डी, फिर ए जितनी बार यूज़ हो रहे थे सब बार लिख दें, सी ए सी। कोड वर्ड कौन से आपने यहाँ से उठाए, ए का हर दफ़ा 0 ही लिखें, क्योंकि एक बार ए का 0 आया तो उसका मतलब हर दफ़ा यही है, तो ये कोड वर्ड लिखें। अब आपने काम क्या करना है, इन कोड वर्ड को काउंट करना स्टार्ट करें। काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो ये इक्वल किसके आ गया, 17 के, यानी आपका आंसर 17 बिट पर हो गया है। ठीक है, 80 ख़त्म हो गया और 17 बिट। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी 17 था, जब हमने कैलकुलेट किया तो 17 बना, ये भी 17 बना। अब इसको थर्ड वे से चेक करना है कि उस तरह भी 17 बन रहा है या नहीं। उसके लिए कौन सा मेथड है, वो ये है कि यहाँ पर आपके नंबर हैं, नंबर लिए आपने। ठीक है, आपके नंबर कौन से हैं, वही नंबर जो आपके टोटल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखें प्रोबेबिलिटी को अब लेना है, हर बार प्रोबेबिलिटी को कोड वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये प्रोबेबिलिटी लेगी, यहाँ पर कोड वर्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 0.1 की प्रोबेबिलिटी जो 0.5 की जो कोड वर्ड था वो 1 था, तो 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस का सिंबल यूज़ किया, फिर 0.1 जो सेकंड प्रोबेबिलिटी थी, इसी टेबल को आप मेंशन करें। ठीक है, साथ साथ ये जो 0.1 है इसकी प्रोबेबिलिटी 3 है, तो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें। फिर 0.3 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 2 है, कोड वर्ड 2 है, इसके साथ मल्टीप्लाई, हर प्रोबेबिलिटी को कोड वर्ड के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप मल्टीप्लाई पूरे को करेंगे और लास्ट में प्लस करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 1.7 नंबर्स। अब 1.7 नंबर्स आ गए हैं, तो नंबर्स कौन से हैं, ये वही नंबर्स हैं जो आपके ओरिजिनल हैं, यानी 10। तो जब आप 10 को 1.7 के पर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0.17। ये भी आपके पास 17 के ही इक्वल आएगा। तो यहाँ तक आपको आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। होप सो कि हुफमैन इन कोडिंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और वो हमने कैसे क्लियर किया वो भी आप जान गए हैं कि हमने कौन कौन से स्टेप फॉलो किए। तो ये चीज़ आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपने स्किप नहीं करना। ये पूरा कंसेप्ट ग्रेडी एल्गोरिथम से हुफमैन का। ठीक है, कैरेक्टर को कैसे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड की, उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड की आपने, फिर आपने ग्राफ कैसे बनाया, फिर आपने टेबल कैसे बनाया, फिर आपको टेबल को 2-3 मेथड से आपने उसको चेक भी कर दिया, आपका आंसर ठीक था, सेम था। अब देखें, एक फार्मूला टाइप दिया हुआ है, ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा जो है यहाँ पर दिया हुआ है हुफमैन इनकोडिंग की करेक्टनेस में भी आपको पूछा जा रहा है कि जो हुफमैन इनकोडिंग आपने की है तो क्या ये आंसर आपका ठीक है भी या नहीं। उसके लिए भी आपको एक क्लेम को प्रूफ करना होगा, उसको भी हम नॉर्मल सा शॉर्ट सा देख लेंगे ताकि हमारा कंसेप्ट मज़ीद अच्छा हो। अच्छा, इस फार्मूले को आपने याद रखना है क्योंकि ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ये जो बी आपके पास नज़र आ रहा है, ये नंबर ऑफ़ बिट्स हैं। ये टी जो है ये आपके पास क्या है, ये ट्री है जो आपने ट्री बनाई थी, ये नंबर्स हैं आपके पास। ये पी कौन सा है, ये प्रोबेबिलिटी है। ये डी जो है डेफ उसने यूज़ किया है, यहाँ पे डी और पी को आपने याद रखना है। और ये मिड में जो एक्स यूज़ हो रहे हैं, यहाँ पर आपकी अपनी अपनी वैल्यू पुट होगी। ठीक है, तो ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे अब इस क्लेम में। तो इन्होंने क्लेम क्या बताया कि आप ग्राफ बना रहे होते हो तो आप छोटे नंबर्स क्यों लेते हो। आपको ऐसा करें कि एक्स, हमें नंबर दे दिए कि आपने कैरेक्टर 2 लेने, एक्स एंड वाई, और दोनों आपके स्मॉलेस्ट हैं। ठीक है, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी स्मॉल है, आप इनको यूज़ करके आप टेबल बना लें या आप इनको यूज़ करके ग्राफ बना लें। फिर देखें आपके पास क्या होता है। तो हम इनका जैसे ये कह रहे हैं हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें तो पता है कि एक्स और वाई की वैल्यू जो है वो क्या है क्या नहीं है। हम ऐसा करते हैं, हम इसके साथ ए एक्स वाई के साथ बी और सी ले लेते हैं। ठीक है, एक तो उन्होंने हमें कहा ना कि आप एक्स और वाई लें, तो एक्स और वाई वो कह रहे हैं कि इनको आप 1 रख लें कि ये सबसे छोटे हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं ना स्मॉलेस्ट नंबर हैं, और हम साथ बी और सी ले लेते हैं, बी एंड सी ले लेते हैं। तो यहाँ पर बी भी मेंशन कर दें हम, और साथ सी भी मेंशन कर दें। हम इनको भी वैल्यूज़ दे देते हैं, लाइक एक्स और वाई इन्होंने स्मॉल कहा, यहाँ पर हम 3 और 2 कर देते हैं। ठीक है, ये इनको हम खुद से वैल्यू दे देंगे।
तो क्योंकि हम एक क्लेम को प्रूव कर रहे हैं तो यहाँ पर आप खुद से वैल्यू ऐड करके खुद सॉल्व करें इसको। तो x और y को हम, जैसे उन्होंने कहा था कि इसको आप लोग लास्ट पे रख के स्मॉलेस्ट नंबर ये हैं इनको सॉल्व करके देखें, तो हमने वैसा नहीं किया। हमने क्या किया, c और b को पहले रख लिया कि हम कह रहे हैं कि हम इस तरह से करेंगे, c और b को, c को भी नीचे रख दिया और b को भी नीचे रख दिया, ठीक है। इन दोनों को रख के और x और y को उनके कहने के मुताबिक नहीं किया, हम इन्हें स्मॉलेस्ट को ऊपर रख दिया। अब वो पहला क्या है हमारे पास स्टेप कि p जो है वो प्रोबेबिलिटी है, b की जो है लेस देन और इक्वल है p c के। p की जो प्रोबेबिलिटी है, b की जो प्रोबेबिलिटी है वो c से लेस देन होनी चाहिए। तो p की प्रोबेबिलिटी c से लेस देन होगी तो हम यहाँ पर 3 रख देंगे और इस c को हम 4 रख देंगे। तो देखें ये प्रूफ हो गया कि हमने b की प्रोबेबिलिटी को c से लेस देन और इक्वल रख दिया, ठीक है। या फिर मैं इसको 3 ही रख देती हूँ। फिर आप नेक्स्ट स्टेप किया है कि p ऑफ x लेस देन और इक्वल होना चाहिए p ऑफ y के। p ऑफ x लेस देन प्रोबेबिलिटी x की लेस देन होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए y के। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी x की लेस देन या इक्वल, तो आप 1 इसको दे दें, y को भी 1 दे दें, ये लेस देन और इक्वल होगी। ये प्रूफ हो गया पूरा, ठीक है। इसको पूरा प्रूफ करना होता है आपने। फिर नेक्स्ट स्टेप देखें। नेक्स्ट में उसने कहा p ऑफ x लेस देन और इक्वल है p ऑफ x लेस देन और इक्वल है p ऑफ b के। ये स्टेप इसको फॉलो कर लें कि p ऑफ x लेस देन इक्वल है p ऑफ b के। p ऑफ x की वैल्यू लेस देन इक्वल है b से। तो x की वैल्यू क्या थी आपके पास, यहाँ ऊपर देख लें, इसकी वैल्यू 1 है और लेस देन और इक्वल है b के। तो यहाँ पर b की वैल्यू तो हमने 3 ली थी, लेकिन आप इसकी लेस लेकर आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। आप वैल्यू जो है वो उसके मुताबिक लेके इसको जस्ट प्रूव करना होता है। ये जो लेस देन इक्वल है इसके मुताबिक आपने वैल्यू को पुट करना है। अच्छा, सेकंड थिंग इसमें क्या, सेकंड जो काम है उसमें क्या है, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने डेप्थ को भी ऐड कर देना है। डेप्थ के लिए आप d यूज़ करेंगे, तो दोनों की डेप्थ जैसे हमने स्टार्ट में p और p जो है वो यूज़ किए थे ना, यानी अपर केस नहीं, सॉरी, जो उसके लास्ट रूट थे या जो उन्होंने हमें कहा था वैसा तो हमने नहीं किया। अब डी इनकी डेप्थ फाइंड करने के लिए वो बता रहे हैं कि इस चीज़ को प्रूव करें और डेप्थ इस दोनों की प्रूव करें, ठीक है। सी और वाई की करें, बी और एक्स की करें, तो उनको प्रॉपर वैल्यू दे के आप उसको पूरा जो है सॉल्व करें, ठीक है। तो ये क्लेम था छोटा सा जिसको आपने प्रूव करना है और लास्ट में अपने दोनों को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई है, इसी मेथड से जो है वो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। करना आपने कुछ नहीं है, सिर्फ इन एक्स, इस x और इस b और इस b को वैल्यू देकर आपने काम करना है। सो जब आप इसको कंप्लीट करेंगे तो आपका ट्री जो है एक ट्री जो है वो बन जाएगी। लेकिन उसके बाद इन्होंने कहा कि आपने सेकंड स्टेप जो करना है आपने वही ओल्ड मेथड करना है जो आपको कहा गया है, यानी अब आपने x को स्वैप करना है b की जगह पर। अब आप b पर लाएंगे और x को अपनी पोजीशन पर लेकर जाएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप में आप इसी तरह y को भी स्वैप कर देंगे c के साथ। तो जब y को स्वैप करेंगे c के साथ तो फिर आपकी वैल्यूज सारी जो है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएंगी, सारा डाटा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर इन्होंने y को भी स्वैप किया c के साथ। जब ये सारा काम आप करेंगे ना इनको वैल्यूज़ देके, तो आप देखेंगे कि आपको एक बहुत बड़ा डिफरेंस मिलेगा आपके सोल्यूशन में, ठीक है। कि आप हाईएस्ट वैल्यूज़ नीचे रख के काम करें या हाईएस्ट वैल्यूज़ को ऊपर रख के काम करेंगे तो आपको कितना बड़ा डिफरेंस नजर आएगा। तो बेसिकली यहाँ पर समझाने का यही मकसद था कि आपका डिफरेंस जो है वो कितना बनता है। अच्छा, यहाँ तक ये आपका जो है वो कवर हो जाती है ये सारी चीज़ें। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी। चाहे तो आप क्लेम ना भी करें लेकिन कर लें तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपका कंसेप्ट अच्छे से हो जाए। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट में मैं इंशाल्लाह इसको कवर करवा दूँगी, क्योंकि एक वक्त में बहुत सारा टॉपिक जो है वो एक साथ डिस्कस करना काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, नेक्स्ट है एक्टिविटी सिलेक्शन। एक्टिविटी सिलेक्शन एक नॉर्मल सा टॉपिक है, इससे पहले जो इंपॉर्टेंट है उसको हम कर लेते हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन के पहले बाद में कौन सा टॉपिक है, यहाँ देखें। एक्टिविटी सिलेक्शन के बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फाइनल टर्म, फ्रैक्शनल नैपसैक प्रॉब्लम है, फ्रैक्शनल नैपसैक। अब देखें, नैपसैक प्रॉब्लम तो हमने पढ़ ली थी ना कि नैपसैक प्रॉब्लम कौन सी होती थी। कौन सी प्रॉब्लम है ये? वो प्रॉब्लम थी कि जिसमें आपके पास जो है वो एक बैग है, जिस बैग का वेट जो है वो 20 kg है, यानी 20 हो 30 हो जितना भी आप कह लें, कि उतना उसमें आपने वैल्यूज़ डालनी है या उतने ही आपने आइटम डालने हैं उसमें। तो इसमें आपके पास W वेट के लिए यूज़ हो रहा है, V जो है वो आपके पास वैल्यू के लिए यूज़ हो रहा है और आइटम के लिए आप आइटम ही लिख के आप आइटम सारे अपने फिक्स कर दें। तो नैपसैक में हमने क्या कहा था कि हम दोनों साइड को देखेंगे, हम वैल्यूज़ को भी देखेंगे, हम वेट को भी देखेंगे, हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ जो है वो हमें ज़्यादा प्रॉफिट दे रही है, ठीक है, यानी हमारा काम भी हो जाए और हमें प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा मिल जाए। तो नैपसैक प्रॉब्लम तो बेसिकली ये था ना जो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने लिखा हुआ भी है कि आपका नैपसैक प्रॉब्लम जो है वो सेम वही है जो आप ऑलरेडी जो है वो कर चुके हैं, पहले आपने कर लिया या देख लिया। तो यहाँ पर उन्होंने ये मेंशन भी किया है, ठीक है। इसको आप रीड कर लें, देख लें।
कि सेम वही चीज़ है। लेकिन अब हम फ्रिक्शनल की बात करें, वो तो नैपसैप प्रॉब्लम था ना कि हमने 3 ऑब्जेक्ट्स लिए, एक का प्रॉफिट देखा, दूसरे में का वेट देखा और हर चीज़ को देखा बारी बारी, और फिर हमने बताया कि इस चीज़ में हमें ज़्यादा प्रॉफिट है, इसमें हमारा जो है बैग में 20 kg भी आ जाएगा और हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा होगा। तो लेकिन यहाँ पर एक शर्त थी कि आप चीज़ों को तोड़ नहीं सकते, या तो आप जो है वो चीज़ों को उठा के रख दें बैग में, या फिर आप ना रखें बैग में, ठीक है। इस तरह करके आपने काम करना था, ठीक है। और था कि आपके पास एक तरफ आपके पास बस ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये था कि आपके पास एक W है यानी वेट है, दूसरा आपके पास उसकी V वैल्यू है, और थर्ड वन आइटम है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आपने तीनों चीज़ों को देखना है। अगर आप देखेंगे सिर्फ वेट को देखकर, सिर्फ वेट को देखेंगे और वैल्यू को नहीं देखेंगे, यानी आप 20 kg वेट बराबर कर रहे हैं लेकिन इधर वैल्यू को नहीं देख रहे, तो आपका ये नैपसैप प्रॉब्लम ठीक से काम नहीं करेगा। अगर तो आप वेट को वैल्यू को देख रहे हैं, वेट को नहीं देख रहे हैं, तो फिर भी आप इसमें फेल हैं, इस नैपसैप को पूरा लेकर नहीं चल सकते। शर्त क्या है इसके लिए कि आप दोनों चीज़ों को सामने रखें, मद्देनजर रखें, यानी वेट को भी रखें और वैल्यू को भी रखें, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आप जाकर ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचेंगे अपने। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या होता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन बेस्ट से भी बेस्ट आपको सोल्यूशन देता है। आपका बेहतरीन सोल्यूशन जो होता है ना, बेहतर से भी बेहतरीन सोल्यूशन, वो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही होता है बेसिकली। तो आपके पास ऑप्टिमल सोल्यूशन तब पहुंचेगा नैपसैप प्रॉब्लम के अंदर जब आप वेट को भी सामने रखेंगे और आप वेट को भी देखेंगे और उसकी जो वैल्यू है उसको भी देखेंगे, ठीक है। तो दोनों की, तो फिर आपको जहाँ प्रॉफिट मिले नज़र आएगा कि इसका तो वेट भी कम है, उसकी वैल्यू भी ज़्यादा, आप उसकी चीज़ को पिक करें, वो आपको एज अ नंबर भी आ सकते हैं, ठीक है, एज अ डिजिट्स भी आ सकते हैं। फिर आप उसमें जो है वो टेबल ड्रा करके उसमें देखें कि कौन सी आइटम की कितनी वैल्यू है और किसके वेट जो है वो कितना है और आपके बैग में कितनी चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, ये हम नैपसैप प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर चुके थे उसी को डिस्कस कर रहे हैं। अब हमें फ्रैक्शनल की बात करनी है। तो फ्रैक्शनल में एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि फ्रैक्शनल नैपसैप प्रॉब्लम के अंदर हम आइटम को ब्रेक करते हैं, ठीक है। क्योंकि पहले हमने कहा था ना कि या तो हम उठा लेंगे या नहीं उठाएंगे, लेकिन फ्रैक्शनल के अंदर आपने आइटम को ब्रेक करना है। आपको परमिशन है कि आप आइटम को तोड़ दें, तोड़ने के बाद क्या करें, आप जितना मुनासिब लगता है आगे पीछे आप कर सकते हैं। क्योंकि फ्रैक्शनल है तो आपने आइटम को तोड़ना है। अब ये बात आपके माइंड में होनी चाहिए कि आपने आइटम को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन ब्रेक द आइटम एंड देन यूज़। अब आप इसको ब्रेक करके देख लें। नेक्स्ट में देखें, यहाँ पर इन्होंने आपको एक ग्राफ दिया है जिसमें आपके पास एक बैग है जिसका वेट है 60, ठीक है। इसको मैं ड्रा करती हूँ। ये आपके पास एक बैग है और बैग का वेट है 60, यानी ये 60 kg वेट बर्दाश्त कर सकता है, उससे ज़्यादा नहीं कर सकता। अब आपके पास नंबर्स दिए हुए हैं कि ये आपके आइटम्स हैं। एक है आपके पास 5 वाला आइटम है, दूसरा है 10 वाला, थर्ड है 20 वाला, फिर 30 वाला और फिर 40 वाला आइटम है। आपने आसानी से पहले आप चाहे 35 ले लें या 5 ले लें, जो भी आपको आसान लगता है वो ले लें। तो मैं कहती हूँ कि मैंने पहले 5 वाला आइटम यानी 30% मुझे यहाँ पे प्रॉफिट था तो मैंने इसको ले लिया, 5 वाला आइटम ले लिया, ठीक है। फिर मैंने साथ 20 वाला ले लिया। 20 के बाद देखें 20 और 5 25 हो गए ना। अब मुझे ऐसे नंबर चाहिए जो मुझे 60 बराबर कर दें, ठीक है। तो 60 के लिए ऐसे यहाँ पर नंबर ढूंढे पड़े, ठीक है। मिल गया तो वेल एंड गुड लगा दें, नहीं मिलता तो आप ये 40 लें। 40 को आपने तोड़ दिया, ठीक है, आपने ब्रेक किया 40 को। 40 में से आपने 35 पिक कर दिया और बाकी के 5 को छोड़ दिया। जब बाकी के 5 को छोड़ेंगे तो ज़ाहिर है $160 पूरे तो नहीं मिलेंगे आपको। 160 से 2% कम करके 140 आपको डॉलर मिलेंगे क्योंकि आपने ब्रेक किया था आइटम को। तो आपने 35 को यहाँ रख दिया। अब 35, 20 एंड 5 कितना होता है आपके पास टोटल, तो इस टोटल को काउंट करेंगे तो आपके बैग का वेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 60। तो अब आपने क्या किया कि आपका बैग वेट भी मुकम्मल हो गया, आपके आइटम भी पूरे हो गए और आपको प्रॉफिट कितना हुआ, आपको 270 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। यानी आपकी ग्रेडी सोल्यूशन क्या है, 270 है। वो आपने यहाँ पर फाइंड कर लिया कि आपके पास ये सोल्यूशन आ गया, ठीक है। आपने आइटम को ब्रेक किया और उसके बाद जो है उसमें नंबर्स को ऐड किया। आपने देखा कि वेट उसका बैग का जो था वो कितना था, उसको देख लिया आपने और फिर साथ साथ चीज़ों को फिक्स किया। होप सो कि इस ग्राफ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट ग्राफ में वो क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट ग्राफ में आपके पास है, ये है नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन। नॉन ऑप्टिमल सोल्यूशन कौन सा होता है, जो आपको बस्ट प्रोवाइड नहीं करता। एक तो ऑप्टिमल सोल्यूशन है कि आपको बस्ट प्रोवाइड करेगा, बस्ट सोल्यूशन। नॉन ऑप्टिमल है तो बस्ट सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं करेगा। तो यहाँ पर अब देखें आपने क्या किया। यहाँ पर आपने 5 का एक आइटम लिया, ठीक है, साथ 20 का लिया और इस बार आपने साथ 30 का पिक कर दिया, पूरे 30 का उठा लिया। तो ये आपका क्या था कि 60 kg वेट पूरा नहीं हो रहा था, ठीक है। क्या था, 330 और 20
50 हो गया और 7 55, यानी 5 कम था, लेकिन 5 को आपने यहाँ पर कहीं से उसको ऐड नहीं किया। एक बार 5 यहाँ से 5 को ऐड कर लिया था आपने, दोबारा ऐड नहीं किया, तो ये जगह आपके बैग की खाली बच गई। तो इससे आपका थोड़ा सा लूज़ हो गया, जिसमें आपको डॉलर प्रॉफिट कितना हुआ, यानी आपका सोल्यूशन क्या हुआ, 220 हो गया। ये कौन सा मेथड आपने अप्लाई किया, 0.1 स्नैपसैप वाला। उसमें आपको पास क्या था, उसमें आपके पास था कि आपने आइटम को तोड़ना नहीं था, आपने इसी तरह आइटम को उठा के रखना था। तो यहाँ पर आपने कोई आइटम जो है वो तोड़ा नहीं है, आपने फिक्स टू फिक्स उठा के रख दिए, तो आपको देखें नुकसान हो गया। नुकसान हुआ ना, अपनी चीज़ें पूरी आपकी कंप्लीट नहीं हुई और आपने अपना जो है वो प्रॉफिट पूरा नहीं लिया। अब थर्ड में देखें कौन सा है, ऑप्टिमल सोल्यूशन एक और आपके पास है, जिसमें आपके पास क्या है कि आपके पास 60 kg सेम वही सोल्यूशन लेकर चल रहे हैं हम, ठीक है। तो ये है वही नैपसैप वाला ही है, 0.1 है, लेकिन अब सोल्यूशन ऑप्टिमल है। तो अब देखें यहाँ पर आपने एक पूरे का पूरा 40 लिया, ठीक है। आपने ब्रेक भी नहीं किया, लेकिन आपने अपने आइटम भी कंप्लीट कर दिए। तो एक जो आपने लिया जी 40 का लिया और दूसरा साथ आपने 20 का लिया, ठीक है। एक आइटम आपने 40 का पिक किया, दूसरा यहाँ पर 60, और आपको प्रॉफिट क्या हुआ, 260 का प्रॉफिट हो गया। अब आप देखें आपने 3 मेथड अप्लाई किए, लेकिन तीनों में जो था वो बेस्ट कौन सा है। एक में आपको प्रॉफिट 260 का हो रहा है, दूसरे में 220 का हो रहा है, और थर्ड वन में 270 का हो रहा है। तो आपने देखा होगा कि फ्रैक्शनल में आपको बहुत ज़्यादा जो है वो फ़ायदा हो रहा है। तो फ्रैक्शनल एल्गोरिथम या फिर फ्रैक्शनल आप उसको कह सकते हैं, फ्रैक्शनल नैपसैप प्रॉब्लम में आपको थोड़ा प्रॉफिट था, तो आपने उसको सिलेक्ट किया और उसमें आपको प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो ये इस मेथड से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर तो आपको क्वेश्चन फ्रैक्शनल मेथड से आता है तो आपने कैसे सॉल्व करना है आपको पता होना चाहिए। ऑप्टिमल से आता है, 0/1 स्नैपसैप से आता है, तो आपने कैसे करना होता है। तो यहाँ तक होप सो आपको समझ आ गई। तीनों ग्राफ हमने देख लिए, और ये जो थ्योरी ग्राफ के नीचे लिखी होती है ये वही चीज़ें होती है जो मैं बोल रही होती हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको रीड करें, आप बस कंसेप्ट क्लियर करें। बाकी आपके पास जिस तरह से यहाँ से आगे आपका चैप्टर 8 स्टार्ट होता है, लेकिन उससे पहले एक टॉपिक हमने छोड़ दिया था कि हम बाद में देखेंगे, जो था एक्टिविटी सिलेक्शन। इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आपको उसका आइडिया होना चाहिए। अगर बाय चांस पेपर में आ जाता है तो आप उसको एटलीस्ट लिख लें। एक्टिविटी सिलेक्शन में देखिए क्या है आपके पास, किधर गया है एक्टिविटी सिलेक्शन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक्टिविटी सिलेक्शन, ठीक है। इसमें आपके पास क्या होती है, इसको आप एक्टिविटी सिलेक्शन ग्राफ भी कह सकते हैं। इसमें आपने क्या करना होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ आपने सेलेक्ट करनी होती हैं, लेकिन एट अ टाइम, ठीक है। आप ओनली 1 एक्टिविटी सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्टिविटी सिलेक्शन में ये होता है कि आप एक वक्त में एक एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। ज़्यादा एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ओवरलैप का इशू होगा, जिसमें आपने ओवरलैप को इशू क्रिएट नहीं करना। सो एक्टिविटी सिलेक्शन में आप जस्ट इतना माइंड में रख लें कि फाइंड, आपने मतलब इस सिलेक्शन में आपने फाइंड क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ जो अ पर्सन कैन ओनली वर्क ऑन एट अ टाइम ओनली 1 एक्टिविटी, के पर्सन एक वक्त में सिर्फ एक एक्टिविटी पे काम करेगा, ज़्यादा पे नहीं करेगा। अगर करेगा तो ओवरलैप का खतरा होगा, और उस ओवरलैप के खतरे से उसको बचना है। ये होता है एक्टिविटी सिलेक्शन, ठीक है। एक वक्त में एक एक्टिविटी पे काम करना होता है। सो होप सो कि इसका भी थोड़ा सा कंसेप्ट आपको आ गया होगा। और सेकंड थिंग इज़ दैट कि मैंने आपसे ये पूछना था, जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स ले रहे हैं, क्या ये मेथड ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये मेथड इससे आपको बहुत मुश्किल हो रही है चीज़ें समझने में, चीज़ें याद रखने में, तो मैं एक एक टॉपिक करके करवा दूँगी, क्योंकि मैं इन दिनों वैसे भी लेक्चर्स बना रही हूँ। तो मैं तो आपकी आसानी के लिए कोर्स कवर करने के लिए जल्दी कर देती हूँ, ताकि चीज़ें भी समझ आ जाएँ। बहुत कम वक्त में बहुत लेंथी चैप्टर था, लेकिन मैंने कवर करवा दिया, और इंशाल्लाह इसको आप करेंगे तो आपका फाइनल टर्म का जो है एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा से सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी आप नहीं भी पढ़ते हैं, आपको कंसेप्ट याद होता है, आपको मेथड पता होता है, तरीका पता होता है, तो आप चीज़ों को कर लेंगे, ठीक है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि लेक्चर की सीक्वेंस ठीक है इस तरह से जैसे मैं करवा रही हूँ, ये ठीक है, या मैं एक एक टॉपिक को लाइक ग्रेडियल एल्गोरिथम अलग करवाऊँ, फिर उसके बाद एक्टिविटी सिलेक्शन का टॉपिक अलग कराऊँ, हुफमैन अलग अलग से टॉपिक करवाऊँ, टॉपिक वाइज करूँ, या ऐसे ही ठीक है। मेरे ख्याल से तो ऐसे इसलिए ठीक है कि आप एक वक्त में बैठ के सारे कंसेप्ट ले लेते हैं, फिर बाद में आप उसको रिवाइज़ कर लें या देख लिया करें। और इसमें जो इम्पोर्टेंट था सबसे ज़्यादा वो हुफमैन इनकोडिंग का ये वाला मेथड था। इसको पे ज़रा फोकस कीजिएगा, जस्ट लेक्चर देखने से नहीं होगा, एक बार आप इसको रिव्यू कर लीजिए। अगर मतलब पेपर्स के जाने से पहले तो करना ही है, लेकिन लेक्चर सुनने के बाद भी इसको कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे 2 चैप्टर रह गए। इंशाल्लाह हम इसको 2 चैप्टर को भी आने वाली 2 वीडियोज़ में आप इसको भी फुल कवर कर लेंगे। और तब तक के लिए मुझे इजाज़त चाहिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।